हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व परिवहन पे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। और ये आपके परीक्षाओं में यहाँ से मान के चलिए 2 प्रश्न आपका 100% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, चाहे आप टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हो या हायर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप नेट जेआरएफ देने जा रहे हो, तो यहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल ही जाएंगे। और ये देखिए, जो परिवहन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विश्व का परिवहन है। और यदि आप हायर के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपका आर्थिक भूगोल का टॉपिक है। ठीक, और आप यदि नेट जेआरएफ में जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, परिवहन भूगोल के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया जाता है। और जैसे यूपीएससी में आपको क्या है, ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसको पढ़ना पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी में भी आपका आर्थिक भूगोल में आ जाएगा ये टॉपिक, और आपका फर्स्ट ग्रेड में भी ये आपका टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध हैं, जिसे आप अपने घर रहकर, यदि आप कहीं जॉब में हैं तो भी आप आसानी से इसमें शामिल होकर अपनी तैयारी को अधिक ऊंचाइयाँ दे सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि परिवहन के बारे में ये पूरा फैक्ट वाला नोट्स है। और एनसीईआरटी का जो आपका मानव भूगोल का मूल सिद्धांत था, चैप्टर नंबर 8, वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो उसी का इसमें फैक्ट चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ लिंक पेस्ट कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक से, या आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट वाला नोट्स है, पूरा पूरा फैक्ट है, आपको ऑनलाइनर टाइप मिलेगा। आगे मैप भी इसमें ऐड किया गया। विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्गों का जाल घना है, ये आप जानते हैं कि जो विकसित देश है वहाँ पे जो नेशनल हाईवेज हैं वो मैक्सिमम है किससे, जो विकासशील देश है उनसे। विश्व के प्रमुख महामार्ग जो हाईवे हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको जो आपका मूल एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही थी, ये लेक्चर सभी आपका इसमें अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी के नाम से है प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें जो नेशनल हाईवे विश्व के हैं, इसमें आपका ट्रांस कनाडा महामार्ग है। ट्रांस कनाडा, इसे आपको हिंदी में पार कनाडा या पारी कनाडा महामार्ग भी कहा जाता है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जॉन नगर, न्यूफाउंडलैंड का सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। ठीक, कहाँ से? सेंट जॉन नगर कनाडा का जो है ये न्यूफाउंडलैंड को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 7,821 किलोमीटर है। विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी, याद रखिएगा। विक्टोरिया एक द्वीप आपका न्यूजीलैंड के पास भी है और एक आपका ये कनाडा के पास भी है। ठीक, तो ये आपका विक्टोरिया जो है वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया की क्या है, ये राजधानी है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है अलास्का महामार्ग यानी अलास्का हाईवे। यह क्या करता है, यह जो हाईवे है ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डासन क्रीक से प्रारंभ होकर यूएसए के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। कहाँ तक ये है अलास्का वाला, ये ब्रिटिश कोलंबिया के डासन क्रीक से डेल्टा जंक्शन तक। पैन अमेरिका महामार्ग, ठीक, तो पैन अमेरिका ये आपका यह महामार्ग दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा से जोड़ेगा। ठीक, तो ये कौन सा पैन अमेरिका क्या करेगा, ये पैन अमेरिका, पैन का मतलब पूरा संपूर्ण जो अमेरिका, नॉर्थ और साउथ और आपका इधर जो मध्य अमेरिका है, इसको सब मिला के जो है दक्षिण और मध्य को सबको पैन अमेरिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये आपने जो अमेरिकी महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि मध्य अमेरिका क्या है, लैटिन अमेरिका क्या है, पैन अमेरिका क्या है। यह महामार्ग जो है यानी हाईवे दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के देशों को कहाँ से जोड़ता है, यूएसए और कनाडा से जोड़ेगा। कौन? पैन अमेरिका हाईवे। स्टुअर्ट महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग यानी स्टुअर्ट हाईवे, यह कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी यानी जो इसका उत्तरी टेरिटरी है, इसमें स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंट क्रीक से होता हुआ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अगस्ता को मिलाता है। ये कौन? स्टुअर्ट हाईवे। ठीक, उसके बाद आपका चीन एक विस्तृत देश है और उसके महत्वपूर्ण चीन क्या है, ये आपका
यहाँ के जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो सड़कों द्वारा जुड़े, ये आप जानते हैं। बीजिंग जो है चीन का प्रमुख केंद्र है और इसे शंघाई तथा वियतनाम की सीमा के निकट स्थित सुंगसों के साथ भी जोड़ा गया है, किससे, सड़क मार्ग से। रूस की बात करें तो इसकी प्रमुख, ये रूस का प्रमुख जो महामार्ग यानी हाईवे है, इसकी राजधानी मॉस्को को साइबेरिया में स्थित इर्कुट्स्क नगर से जोड़ता है। ठीक, और ये एनसीईआरटी में आपने इन हाईवेज़ को पढ़ा भी है, सड़क मार्गों के अंतर्गत। पहला जो लेक्चर था उसी पे आधारित था। ट्रांस अफ्रीका महामार्ग, जो ट्रांस अफ्रीका हाईवे है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन को मिलाने वाली एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है, ये भी याद रखिएगा। उसमें आपको बताया गया है कौन अंतर महाद्वीपीय कौन अंतर्देशीय है। ठीक, उसके बाद देखिए वर्ष 1926 में पहली बार यूएसए में व्यावसायिक वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ। तो यानी व्यावसायिक जो वायु परिवहन था उसका शुभारंभ यूएसए में कब हुआ, 1926 में। इसके बाद जो परिवहन व्यवस्था विश्व के अन्य भागों में तक ये क्या हुई, फैल गई। विश्व में वायु परिवहन का वितरण असमान है, ये आप जानते हैं। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का बहुत सघन जाल पाया जाता है। मुख्य वायुमार्ग कुछ चुने हुए स्थानों पर केंद्रित हैं। इनमें लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जनेरियो आदि यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं, जो जिसमें आपका क्या, ये लंदन है, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो। तो इसमें दिया पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पे ये महामार्ग ये बनाए गए हैं। और ये वाले जो हैं ये वायु मार्ग हैं, सॉरी हाईवे नहीं है, सड़क परिवहन ये नहीं है, बल्कि क्या है, वायु मार्गों की यहाँ पे बात की जा रही थी। और जो नोडल पॉइंट था एनसीईआरटी का वो हमने दिखाया ही था। और इसमें देखिए अन्य जो केंद्र हैं ये आपका दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जैसे दिल्ली से टोक्यो के लिए कोई विमान उड़ान भर रहा है, तो उड़ान भरने वाला विमान अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में बैंकॉक यानी थाईलैंड से होता हुआ, हनोई यानी वियतनाम, हांगकांग यानी चीन, ताइपे ताइवान के हवाई पत्तन पर ये उतरेगा। यानी यहाँ से जाएगा, अगर कोई दिल्ली से लेकर टोक्यो जा रहा है। देखिए ये प्रश्न आपका जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ये जीएस में, कि दिल्ली से कोई वायुयान जो है टोक्यो जाता है तो वो रास्ते में किन किन हवाई पत्तनों पर उड़ेगा, क्रमशः उतरेगा। बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे। ठीक, तो यहाँ पे ये उतरेगा। यहाँ पे जो उसमें यात्री बैठे होंगे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये रेस्ट करते हैं, अपनी जो नित्य क्रियाएँ हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से ये क्या करेगा, फ्यूल वगैरह को यहाँ से भरेगा। और विश्व के कुछ लंबे वायुमार्ग जो हैं कौन कौन से दिया गया है, ये आप याद रखिएगा, इसका क्रम पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया कि यदि आपको मान लीजिए न्यूयॉर्क से टोक्यो जाना हुआ तो आप कैसे जाएंगे, न्यूयॉर्क से आप क्या करेंगे, लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम काहिरा, काहिरा दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो। ये एक मार्ग को दिखा रहा है कि कौन सा मार्ग कहाँ से किस तरह से होके जाता है। ठीक, और ऐसे में तो आप और आसानी से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उसी से जाएंगे। तो न्यूयॉर्क से आप लंदन से इधर देखिए पेरिस दिया है, तो लंदन से आप रसिया में भी जा सकते हैं, मॉस्को, उधर से आप जा सकते हैं। लेकिन ये आपका एक मार्ग दिखाया गया है, क्या है ये, जैसे आपका सड़क मार्ग होता है वैसे वायु मार्ग होते हैं। यानी कि जो मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, कैसे जाएगा, ये आपको यहाँ से देखना। और इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे हैं और ये आप सोच रहे हैं कि आप आसानी से किसी और जगह चले जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मार्ग को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप जो एक निश्चित पाथ है उसके अलावा इधर उधर जा रहे हैं तो आपका विमान टकरा जाएगा। और ये अक्सर आप देखते हैं कि जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो जो पथभ्रष्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मनुष्य हो जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं या कोई मशीन हो, तो उससे क्या होता है, उससे विध्वंस ही होता है, नुकसान ही होता है। ठीक, फ़ायदा नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि जो वायुमार्ग है उसी को फॉलो करते हुए आप कहाँ तक जाएंगे। तो इसमें कुछ वायुमार्ग दिए गए हैं। एक आपका न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो, ये वायुमार्ग है। दूसरा आपका यहाँ पे है
ये सबसे लंबे वाले जो वायु मार्ग हैं उसको दिए गए हैं। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, फिर आपका ये पर्थ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है। तो ये सबसे लंबे वायुमार्ग। ऐसा नहीं कि आप न्यूयॉर्क से टोक्यो जा रहे हैं या आप न्यूयॉर्क से पर्थ जा रहे हैं तो इसी को फॉलो करेंगे। तो ये एक मार्ग दिखाया गया कि ये लंबा मार्ग है, यहाँ से आप ऐसे यहाँ तक जा सकते हैं। बीच में मान लीजिए यहाँ से आप ये कट करेंगे, या यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं, या यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ पे आपका, तो ये वाली जो दूरी है, इतनी दूरी ये वाली कम हो जाएगी ना, ठीक। तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सबसे लंबे वायुमार्ग हैं ये यहाँ से यहाँ तक दिखाए गए हैं। दूसरा आपका न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड और पर्थ। प्रश्न आपका इसी से पूछा जाएगा, इसी ही पूछता है कि न्यूयॉर्क से पर्थ जाना हुआ तो कौन कौन से हवाई पत्तन पड़ेंगे, ठीक। अमेरिकी एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और साउथ वेस्ट एयरलाइंस, ये अमेरिका की प्रमुख यात्री विमान सेवाएँ हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सी यात्री विमान सेवाएं हैं, कौन सा अन्य रूपों में लिया जाता है। इसको अन्य रूपों का मतलब कि वस्तुएं ढोने के लिए अलग अलग विमान होते हैं। तो अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस और साउथ वेस्ट एयरलाइंस ये अमेरिका की यात्री विमान सेवाएं हैं। अल निप्पन एयरवेज ये जापान का जो है यात्री विमान सेवा है। एयर चाइना ये चीन की है। लुफ्थांसा ये जर्मनी की यात्रा विमान सेवा। अमीरात जो है ये यूनाइटेड अरब अमीरात की यानी यूएई की भी यात्री विमान सेवा है, ठीक। तो अब तक आपने सड़क परिवहन देख लिया और वायु मार्ग देख लिया, वायु परिवहन। अब आपको क्या देखना है, रेल परिवहन। तो विश्व की प्रथम सार्वजनिक रेल जो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डर्लिंगटन के बीच चलाएगी। वर्तमान में रेलों का सबसे बड़ा जो जाल है कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। पहले ही आपको एनसीईआरटी में भी बोला गया। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रेल लाइनों की लंबाई के संदर्भ में हम लोग बात करें तो 2018 के डाटा के अनुसार शीर्ष 5 देशों में यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे अपना इंडिया है और चौथे पे चाइना है और पाँचवें पे आपका कनाडा है, ठीक। यूएसए में 2018 के आंकड़ों की बात करें तो रेल लाइन की जो टोटल लंबाई थी ये 1,50,462 किलोमीटर है। और वर्ष 2019 में यदि रूस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये लंबाई 85,000 किलोमीटर थी। और भारत में ये लंबाई 64,155 किलोमीटर है। और यहीं चीन में ये 68,000 ये भारत में 68,155 है, चीन में 68,141 है। यानी चीन बहुत ज़्यादा पीछे भारत से नहीं है किसमें, रेल लाइन में भी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ रेलवे ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में दिया गया है। इसका फिगर पहले भी आपको दिखाया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और यहाँ से ये भी बता दे रहा हूँ कहाँ पे किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये आपका जो रेल मार्ग है इसे ट्रांस साइबेरियन या पार साइबेरियाई रेल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग और आपका यहाँ पे व्लादिवोस्टोक, ठीक। ये रसिया का हो गया। और यहाँ पे आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग तक ये फैला हुआ है। इसमें जो स्टेशन है मॉस्को है, कजान है, उफा है, चिलियाबिंस्क है और आपका ओमस्क है, क्रासनोवास्क है और यहाँ पे आपका अंगास्क है, चीता है, ठीक, खबरोंस्क है। ये देखिए सब रसियन नाम है। जहाँ पे भी आपको ये दिख जाए तो ये समझिएगा कि कौन सा है, ये रसिया के अंतर्गत ये आता है। यानी मैक्सिमम ये क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी होती है कि ये रसियन नेम होता है। जैसे रसियन लैंग्वेज आप जानते होंगे तो उसमें मैक्सिमम में आपका क्या होता है, ये इसका इस तरह से ऐड कर दिया जाता है, ठीक। जैसे रसिया में आपका नाम पूछना हो व्हाट इज़ योर नेम तो उसको बोलते हैं काकवास जबूत, मतलब व्हाट इज़ योर नेम। तो उसमें जवाब में आपको अपना नाम बताना पड़ता है, ठीक। तो आप यहाँ पे फ़िलहाल रसियन लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं भूगोल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भूगोल की बात करेंगे। और फिलहाल रसियन हम लोग जानते हैं, तो बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी तो रसिया की भी क्लास करा दी जाएगी रसियन लैंग्वेज की, तो अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये आपने देखा। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, चीता, ठीक, यह 3-4 स्टेशनों का नाम दे देगा और इसमें पूछेगा कौन सा उत्तरतम या दक्षिणतम या सबसे पूर्व में है, या पूछेगा कि व्लादिवोस्टोक से सबसे नज़दीकी स्टेशन का क्या नाम है। तो आपका क्या है, खबरोवोर्स्क है।
ये मान लीजिए ये विकल्प न दिया, चीता दिया, तो आप क्या लगाएंगे, चीता सबसे नज़दीकी में आ जाएगा। फिर क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं, रेल मार्ग चल रहा था तो इसमें देखिए आ गया आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये, और ये आपका कितना लंबाई इसकी है, 9300 यानी 9300 किलोमीटर। अब देखिए एनसीईआरटी का सत्र 2019 और 20 की पुस्तक में इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर दी गई है। और हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का कौन सा पढ़ा, 2021-22 का हम लोगों ने देखा। ठीक, ये यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग, ये इसलिए दिखाया गया है यहाँ पे ताकि आप दोनों समझते रहिए। यदि मान लीजिए विकल्प में आपको 9300 ना दे के 9332 दे दिया तो आप कहेंगे कि ये तो बताया ही नहीं गया। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। कौन, आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्लियर हुआ। यूरेशिया का कौन सा स्टेशन है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो लेनिनग्राद जिसे कहा जाता है। और पार एंडीज जो रेल मार्ग है यानी ट्रांस एंडीज रेल मार्ग, ये आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये चिली के वलपैराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। तो वलपैराइजो यानी चिली का वलपैराइजो और अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स तक जो फैला हुआ है ये आपका ट्रांस एंडीज है। ठीक, और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा या सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। उसके बाद अगला है ओरिएंट एक्सप्रेस। तो ओरिएंट एक्सप्रेस ये आपका यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग ली हावरे और पेरिस को यूरोपीय टर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। ठीक, और नेक्स्ट है कि यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेलवे यानी ट्रांस यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जो रेलवे है ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस से वारसा तक जाता है, यानी पोलैंड की वारसा तक जाता है। फ्रांस से पोलैंड तक कौन सा है आपका, ट्रांस यूरोपियन रेल मार्ग है। कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग, तो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग रेलवे जो है इसका निर्माण 1885 में 1885 में किया गया। कनाडा की यह सबसे लंबी रेल लाइन है और प्रारंभ में इस रेलवे की जो है मुख्य लाइन मॉन्ट्रियल से आरंभ होकर वैंकूवर तक जाती थी, जबकि बाद में इसका और विस्तार कर दिया गया और कनाडा की यह रेल लाइन जो है मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार इस रेल मार्ग पर हैलिफैक्स, सिडनी, क्यूबेक, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किया गया है। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी, कैम्पलूस और वैंकूवर महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। याद रखिएगा, कैलगरी और कडबरी ये इंडस्ट्रियल खाने हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए कि इसके रेल मार्ग के द्वारा, इस रेल मार्ग के द्वारा जो है क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को प्रेयरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेशों को जोड़े जाने के कारण इसके महत्व में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो इसका महत्व किस लिए था, बाद में इसका किस लिए हो गया, क्यूबेक मॉन्ट्रियल का इंडस्ट्रियल एरिया, प्रेयरी प्रदेश का गेहूं क्षेत्र, शंकुधारी वनों की लकड़ियाँ ये ले जाने का काम करता था। ठीक, इसीलिए इसके महत्व में और वृद्धि हो गई। विनिपेग से थंडर खाड़ी कहाँ पे, सुपीरियर झील में है, तक जो है एक समृद्ध यानी लूप लाइन इस रेल मार्ग को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक को जोड़ता है। इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी के नाम से जाना जाता है। ये पहले भी एनसीईआरटी में दिया गया है और ये आपको बताया भी गया है। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सिडनी को पश्चिम में पर्थ से मिलाता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक इसको जोड़ता है। सिडनी यहाँ पे आपका है, पर्थ यहाँ पे है, तो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक, और यह रेल मार्ग जो है कालगुरली, ब्रोकन हिल, पोस्ट अगस्ता आदि से होकर गुजरता हुआ एक अन्य उत्तर दक्षिण रेल मार्ग एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है। ठीक, अन्य का मतलब यहाँ से आप जाएंगे तो ये वाला यहाँ से जुड़ा ही रहेगा,
एक यहीं पे आपका यहाँ से यहाँ तक एलिस स्प्रिंग और एडिलेड के बीच यहाँ पे ये आपका बना दिया गया, जिसका जंक्शन यहीं है, सिडनी के पास इसको रखा गया है। ठीक, जो आगे इसे डार्विन बिरधुम लाइन तक जोड़ता है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए पूरा आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे ये आपका क्या है, ये अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस और आंगडन, सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत महासागर पर स्थित सैन फ्रांसिस्को को मिलाती है। कौन? संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, देखिए ये आपका ओरिएंट एक्सप्रेस सड़क मार्ग के अंतर्गत भी आपने पढ़ा था। और ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है ये पेरिस से स्ट्रसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड से होते हुए टर्की तक जाती है, इस्तांबुल, टर्की। ठीक, इस एक्सप्रेस रेल मार्ग द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाली यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों के समय को ये केवल 96 घंटे में ही तय कर देता है। तो आपने वायु मार्ग पढ़ लिया, रेल मार्ग पढ़ लिया, सड़क मार्ग पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है? जल मार्ग, वाटरवेज। तो ये आपका बहुत सस्ता साधन होता है। विश्व में प्रमुख समुद्री व्यापारिक जो मार्ग हैं वो जल मार्ग ही रहे थे। और कौन कौन से इसमें समझिए, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, ये आपका उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 2 बृहत औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। ठीक, अमेरिका मान लीजिए आपका, यदि फिगर हम लोग देखें तो मान लीजिए ये आपका अमेरिका हो गया। ठीक, और इधर आपका क्या है, ये यूरोप हो गया। तो इन दोनों को ये आपका मिलाता है। कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय समुद्रिक मार्ग है। ये आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यही हमने आपको एनसीईआरटी में भी बताया। जब आपसे पूछा जाए प्रश्न कि विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग या समुद्री मार्ग, तो क्या लगाएंगे उत्तर में? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। यदि यहीं पे ये दे दे कि विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग, तब आप क्या लगाएंगे? तब आप लगाएंगे राइन नदी वाला। ठीक, और देखिए यहाँ से जो आपका ये यूरोप को जोड़ता ही है, और यहीं पे राइन वाला जो मार्ग है इसको इससे मिला देता है। तो यानी राइन नदी से जो व्यापार होता है वो इसके थ्रू यहाँ अमेरिका में भी किया जाता है। दूसरा देखिए कौन सा है? दूसरा है आपका भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का जो मार्ग है। यह मार्ग पश्चिम में यूरोप के उन्नत देशों से पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया के विकासशील देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है। इस समुद्री मार्ग में पोर्ट सहित अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर ये महत्वपूर्ण पत्तन है, यानी यहाँ पे ये बंदरगाह है। अब देखिए किसी ने यहाँ पे आप लोगों में पूछा था कि पत्तन और पोताश्रय और आपका बंदरगाह, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? वैसे तीनों को कभी कभी यदि आप हिंदी में बात करें तो या इंग्लिश में भी लगभग पोर्ट एक ही नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसमें यदि हम लोग देखें तो बहुत माइन्यूट अंतर पाया जाता है। तो बंदरगाह को जनरली जो है प्राकृतिक रूप से जो विकसित बंदरगाह हैं यानी विकसित पोर्ट है, उनको जो है हम लोग बंदरगाह के अंतर्गत लेते हैं, ठीक मानते हैं। और जबकि पत्तन को क्या करते हैं, ये कृत्रिम रूप से जो डेवलप किया गया है। और पोताश्रय क्या है, ये भी आपका एक प्रकार से कटा फटा जो तट होता है समुद्रों का, और यहाँ पे जो जलयान आके रुकते हैं, तो ये पोत आश्रय यानी जो पोत हैं, जलयान हैं, उनका आश्रय ये है, आश्रय स्थल है, यानी कि इनको यहाँ पे रोक दिया जाए। जबकि पत्तन भी क्या होता है, इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है मानव के द्वारा, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सामानों को लादना उतारना इस तरह से इसको बनाया जाता है। जबकि बंदरगाह में इतना सुविधाएं नहीं रहती हैं अपेक्षाकृत पत्तन की, ठीक। हालांकि अब जो है इसको और ज़्यादा बंदरगाहों को भी डेवलप किया गया है, क्योंकि इससे भी क्या किया जाता है, व्यापार वाणिज्य आदि किया जाता है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए इसको भी इस रूप में विकसित किया गया है। तो जनरली जो हम लोग नाम लेते हैं बंदरगाह, पत्तन और पोताश्रय को एक साथ लिया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ से इन तीनों के बारे में जो माइन्यूट अंतर है, बहुत
बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। यदि आप मान लीजिए बंदरगाह की जगह पत्तन यूज कर रहे हैं तो इससे कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है। फिर भी आप यदि भूगोल के अभ्यर्थी हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बंदरगाह, पत्तन और पोताश्रय में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर का मार्ग है, इसमें जो पत्तन है ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे समझिए पोर्ट सईद है, अदन है, मुंबई है, कोलंबो और सिंगापुर है, ये महत्वपूर्ण यहाँ के पत्तन हैं। तो आपको पत्तन, बंदरगाह, पोताश्रय में अंतर समझ में आ गया होगा। स्वेज नहर की हम लोग बात करें तो ये आपका मार्ग जो है पश्चिम में भूमध्य सागर को और पूर्व में लाल सागर को जोड़ता है। ठीक, ये आपका भूमध्य सागर हो गया और इधर आपका यहाँ पे ये स्वेज नहर है और यही आपका स्वेज नहर इसमें ये निकलता है, तो यहीं आपका लाल सागर भी है। ठीक, तो यहाँ से आपने उसका फिगर देखा होगा, आगे फिगर आपको दोबारा दिखा दिया जाएगा। यदि आपने इसको डिटेल में नहीं देखा है तो आप जो थर्ड पार्ट है उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये पूरा। ठीक, स्वेज नहर का उसमें पूरा फिगर सही दिखाया गया है, एनसीईआरटी का जो फिगर था। इस नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों में विशेषतः ब्रिटेन को बहुत लाभ होगा। ये भी देखिए प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि स्वेज नहर के निर्माण से किस देश को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 69 के बीच जो है ये किया गया और नौवहन के लिए इसे कब खोला गया, 17 नवंबर 1869 को। ये देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इसको एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कब इसे नौवहन के लिए खोला गया, तो आप 1869 बताएंगे। भारत और यूरोप के बीच की दूरी को लगभग ही 7000 किलोमीटर कम करता है और हमने आपको एनसीईआरटी का लेक्चर के समय भी बताया था, एनसीईआरटी में 6400 दिया था। तो आपको राउंड फिगर में जो है एग्जाम में पूछा जाता है 7000 दे देगा, तो आप क्या लगाएंगे 7000। और यदि मान लीजिए 6400 दिया और दोनों को दिया तब आप प्रीफर करेंगे 64 को। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का डाटा है। उसके बाद देखिए मिस्र ने 26 जुलाई 1956 को इस नहर का नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसके तहत इसके द्वारा जो है नहर के उत्तर में पोर्ट सईद तथा दक्षिण में पोर्ट स्वेज, देखिए दो बंदरगाह यहाँ पे हैं, एक आपका पोर्ट सईद है, पोर्ट स्वेज है। कहाँ पे है पोर्ट सईद? उत्तर में, और दक्षिण में आपका पोर्ट स्वेज है। नहर की कुल लंबाई 1869 में लगभग 164 किलोमीटर थी। ठीक, और इसे वर्ष 2015 में बढ़ाकर 193 किलोमीटर किया गया है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल जो बंदरगाह है और कोलंबो के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमासा अंतरिक्ष के मार्ग की तुलना में भी घटाता, जो उत्तमासा वाला था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहीं से ये कट कर दिया। ठीक, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः जो झीलें हैं उसको आप देख लीजिए। ये देखिए आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो झीलें हैं इसमें आपका कौन सा है? लेक मंजिला है, लेक टिम्सा है, लेक बिटर है और लिटिल बिटर है। ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लेक टिम्सा, लेक मंजिला है। ठीक, ये कहाँ से कहाँ? उत्तर से दक्षिण है झीलों का ये क्रम है। आशा अंतरिक्ष मार्ग, पहले स्वेज नहर यानी वही आपका उत्तमासा अंतरिक्ष, पहले यह स्वेज नहर का वैकल्पिक मार्ग था जब स्वेज नहर नहीं बना था। ठीक, वास्को डी गामा वगैरह इसी से आए थे भारत में। यह मार्ग पूरे अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ जाता था। दक्षिण अटलांटिक मार्ग, यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संबंध दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के पत्तनों के साथ स्थापित करता है। कौन? दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रशांत मार्ग और दक्षिण प्रशांत जलमार्ग तथा पनामा नहर भी विश्व के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर की बात करें तो इसका 1914 में नौकायन के लिए खोला गया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कब नौकायन के लिए खोला गया? 1914 में। लगभग 80 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन? पनामा नहर। पनामा नहर देखिए आप मैप बनाएंगे तो ये आपका मान लीजिए कि दक्षिण अमेरिका हो गया, तो यहीं आपका पनामा, इधर आपका प्रशांत महासागर हो जाता है, इधर आपका अटलांटिक हो जाता है। इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाने वाली सकरी पनामा जलडमरू मध्य इस्तमस, ठीक, जलडमरू मध्य
के आर पार कोलोन, उत्तर में यहाँ पे क्या है, कोलोन बंदरगाह है, और दक्षिण में पनामा नहर है। इनके बीच जो है ये स्थित है, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका निर्माण जो है यूएसए के द्वारा किया गया था। गाटुन झील, इस नहर के निर्माण में एक कृत्रिम झील बनाई गई है, गाटुन झील, जो कोलोन के दक्षिण में अवस्थित है। और इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, लेकिन दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पनामा नहर निभाता है। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों का विशेष महत्व है। आंतरिक जलमार्ग अब आ गया आपका, ठीक, जिसमें आपका नंबर 1 है राइन नदी। राइन नदी मुख्यतः जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह में ये अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। देखिए एनसीईआरटी का टोटल डाटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इस नदी में पूरब से आकर रूर नदी मिलती है। यह संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसलडॉर्फ राइन नदी पर स्थित एक प्रमुख पत्तन है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, कौन जलमार्ग, राइन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है, जो हमने आपको पहले दिखाया था। और इसीलिए यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। उसके बाद देखिए बोल्गा जलमार्ग है। तो रूस में बोल्गा नदी लगभग 11,200 किलोमीटर ये नौकायन सुविधा प्रदान करती है, और जो कैस्पियन सागर में जा मिलती है। बोल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से, और बोल्गा डान नहर इसे काला सागर से जोड़ती है। अगला डेन्यूब नहर या जलमार्ग। तो यह आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सीमाएं प्रदान करता है। डेन्यूब वार्डा सेवेरिन तक ये क्या है, नौका गम्य है। मिसिसिपी मिसौरी, ये यूएसए की बड़ी नदी है। तो मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग जो है यूएसए के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। बड़े स्टीमर की सहायता से इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ग्रेट लेक्स, महान झीलें। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस जो समुद्री मार्ग है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रेट लेक्स में आपका सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो और सू नहर तथा बैलेन नहर के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, आंतरिक जलमार्ग भी हैं। सेंट लॉरेंस नदी की जो एस्चुअरी है, ठीक, ग्रेट लेक्स के साथ है। ये आपका उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण भी करती है। और इस मार्ग पर स्थित मुख्य जो पत्तन है ये डुलूथ और बफेलो हैं। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, ठीक। तो ये टोटल आपका जलमार्ग भी हो गया, वायु मार्ग भी हो गया, रेल मार्ग भी हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका दिया गया है समुद्री मार्ग। तो अभी समुद्री मार्ग हम दिखा दे रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसका यहाँ पे दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको अलग से मैप दिखाते हैं। डेलावेयर एक्वेडक्ट ये विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है, रॉक टनल है, जो अमेरिका में है। लगभग 137 किलोमीटर लंबी है और 13.5 फीट यानी लगभग 13.5 फीट चौड़ी है। न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति इसी के द्वारा होती है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजाने वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है और इसका प्रयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमेन टनल का प्रयोग पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। और यूरो सुरंग जो है ये इंग्लैंड फ्रांस को जोड़ती है, इसे चैनल सुरंग के नाम से जाना जाता है। जापान में 53 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसका नाम है सीकान सुरंग विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है। ध्यान रखिएगा कौन सी है, रेल सुरंग है। इसका 23 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर है और वर्तमान में गोथाई सुरंग सबसे लंबी एवं सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। ये देखिए कितना मीटर है, 53 ही है, ये आपका 57 किलोमीटर है। ये 53 किलोमीटर सीकान, जबकि गोथाई जो है स्विट्जरलैंड की वर्तमान में सबसे गहरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक, अब आइए फिगर में।
तो यहाँ से क्या है, आपको अलग अलग मार्ग यहाँ से दिखेंगे। ठीक, चलिए जो नामकरण किया गया नंबर 1 है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग कहाँ पे है आपका, देखिए जो आपने पढ़ा था यहाँ पे, ये आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक, दूसरा आपने देखा था भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय मार्ग, तो ये आपका ये वाला है। और यहाँ पे ये बंदरगाह देखिए, कोलकाता बंदरगाह हो गया, कोलंबो हो गया, ये मुंबई है, ये कराची है। तीसरा देखिए स्वेज नहर, तो स्वेज नहर भी आपका यही है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक, यानी अदन की खाड़ी में। चौथा देखिए उत्तमाशांतरिप्त, उत्तमाशांतरिप्त वाला देखिए ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक जो आया जाता था, तो ये आपका क्या हो गया, ये उत्तमाशांतरिप्त है। यहाँ पे आपका डरबन बंदरगाह है और ये आपका मोम्बासा बंदरगाह है। देखिए डरबन से आप इस तरह से मोम्बासा आते थे, मोम्बासा से ये आपका अदन की खाड़ी तक जाया जा सकता है, या उससे इधर भी आया जा सकता है नीचे की तरफ। पांचवा देखिए दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, तो दक्षिणी अटलांटिक मार्ग आपका यहाँ है, ये 5 नंबर जो है। यहाँ पे देखिए दक्षिणी अटलांटिक मार्ग से यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं, रियो डी जेनेरियो या मोंटेवीडियो। ठीक, छठा देखिए उत्तरी प्रशांत मार्ग है, तो ये आपका प्रशांत महासागर है, तो उत्तरी प्रशांत देखिए वैंकूवर और ये आपका टोक्यो, योकोहामा। यहाँ देखिए संगाई, होनोलुलु। दक्षिण प्रशांत मार्ग, तो दक्षिणी प्रशांत मार्ग आपका 7 नंबर है, तो ये देखिए आपका 7 नंबर है। यहाँ से आपका ये देखिए कोलोन पनामा बंदरगाह, ये आपका होनोलुलु, इसे जंक्शन भी कहा जाता है। ठीक, और ये आपका सिडनी है, इधर फ्रीमेंटल पर्थ, ये आपका सिंगापुर हो गया। और 7 नंबर हो चुका। 8वां देखिए पनामा नहर है, तो पनामा नहर देखिए यहाँ पे आपका है, इससे देखिए यहाँ पे होनोलुलु भी जा सकते हैं, इधर ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये टोटल जो 8 जलमार्ग हैं विश्व के प्रमुख, उसको आपने देख लिया। और ये देखिए आपका पूरा विश्व परिवहन का, इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं जाएगा। ठीक, विश्व परिवहन का इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर को उठा के देखिएगा, उसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो जितना कराया गया विश्व परिवहन का, इसी से ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो फिर से आप यदि जुड़ना चाहते हैं, जो इसी तरह से हम लोग वहाँ पे ग्रुप में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और जो क्लास चल रही है टॉपिक टू टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक आपका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं जो दूसरा ग्रुप होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।